नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल आज का मुद्दा है हमारा गुजरात का, यानी गुजरात चुनाव का जो रिजल्ट आया है उसके ऊपर हम विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ में स्टूडियो में है नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्य प्रकाश मिश्रा जी, और उनसे चर्चा करेंगे कि जो गुजरात का जो रिजल्ट आया है गुजरात चुनाव का, ये किस तरह देख रहे हैं, किस तरह का। अभी तो पेपर में कल डालेंगे, लेकिन हम आज उनसे पूछ लेते हैं। सर बताइए कि क्या लगता है आपको, गुजरात ने जिस तरह से छप्पड़ फाड़ के वोट जो भाजपा को दी है, इसमें आप किस नज़र से देख रहे हो आप? देखिए, यह तो तय है कि जिस तरीके से गुजरात में बीजेपी ने प्रचार प्रसार या बीजेपी ने जो ताकत लगाई थी, गुजरात तो जीतना तय था। लेकिन यह ऐतिहासिक विजय जो है जो बीजेपी की हुई है, इस पर मुझे लगता है कि बीजेपी वालों को भी विश्वास नहीं रहा होगा कि यह ऐतिहासिक विजय, इतनी बड़ी प्रचंड विजय उन्हें इस गुजरात चुनाव में मिलेगी। आज तक का रिकॉर्ड रहा है बीजेपी का 127 सीटों का, उसको क्रॉस करते हुए 155 सीटें लाना, 2/3 से भी अधिक बहुमत लाना, एक प्रकार से ये अनपेक्षित चुनाव परिणाम रहा है। बिल्कुल। लेकिन इसके पीछे बहुत सारे कारक हैं। इसमें सबसे बड़ा कारण मैं कांग्रेस का मानता हूँ कि कांग्रेस का चुनावों को गंभीरता से न लेना इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है। कांग्रेस कहीं नजर ही नहीं आ रही थी चुनाव प्रचार में। बड़े रैलियां जो दिख रही थी सब भाजपा की दिख रही थी, ना कोई रोड शो, ना कोई राहुल जी का वहाँ आना दिखाया। तो राहुल जी जो है भारत यात्रा कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, लेकिन गुजरात को उन्होंने साइड में कर दिया। मतलब गुजरात में कुछ है ही नहीं सर। नहीं, देखिए, गुजरात 70-72 सीट उनके हैं और वहाँ चुनाव लगा है। पिछली बार 70 से 72 सीटें नहीं, पिछली बार बहुमत के करीब थे। महंगाई की इतनी बड़ी मुद्दाएं हैं, इतने लोग परेशान हैं, उसको कुछ जरा सा भी। सबसे पहली बात तो गुजरात इलेक्शन जो लड़ा गया वो गुजरात अस्मिता और मोदी जी के नाम पे, प्रधानमंत्री मोदी जी और गुजरात अस्मिता। और इसमें जो है बोलते हैं ना, आग में घी डालने का काम स्वयं कांग्रेस ने किया। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह जब जाके रावण बुलाते हैं, आप बताइए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी के घर में जाकर किसी को गाली दे, आपके घर में जाकर कोई गाली दे, तो सारा परिवार जिस तरह इकट्ठा हो जाता है, तो उसी प्रकार मोदी के घर में जाकर, मोदी जी के घर में जाकर जो उनके खिलाफ प्रचार किया गया है, उनको जो जिस तरीके से निशाना बनाया गया, उससे भी गुजरात की जनता आहत हुई। निस्संदेह अपना देश भावनाओं पर चलता है, हम आज भी भावनाओं में जीते हैं। बीजेपी का देखिए, एक छुपा एजेंडा होता है किसी भी पार्टी का और एक सामने लाने वाला एजेंडा है। बीजेपी का विकास का एजेंडा अपनी जगह है, लेकिन भावनाओं का, ध्रुवीकरण का, हिंदुत्व का, ये बहुत मजबूत मुद्दे हैं और ये मुद्दों पर देश चलता है और देश की जनता इस पर विश्वास करती है। और सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूँ कि कई लोगों ने कहा कि आपकी उपस्थिति की वजह से कांग्रेस की हाल हुई। आप देखिए गिरी जी कि 55% वोट बीजेपी के पाले में पड़े हैं। हाँ, 10-20 सीटों पर हो सकता था कि जो कांग्रेस इतने नीचे आई है, मतलब 20 के नीचे आ गई, वो 30-35 पे आ जाती अगर आप न होती तो। आपने अपना स्पेस खोजा है, आपका अपना स्पेस वहाँ बना। कांग्रेस से जीरो से आपने किया, आप किया, और जीरो से ज़्यादा, जीरो से, हाँ, दिल्ली से आकर आपका जो है मुख्यमंत्री जो है केजरीवाल जी पसीना बहाते हैं अपने उम्मीदवारों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा। और वहीं गुजरात का चुनाव है और राहुल जी भारत यात्रा पर निकलते हैं। 2 सीटें भी, 2-3 सभाएं भी नहीं होती। इवन सोनिया गांधी जी की तो लगभग लगता है कि अब राजनीति से रिटायर ही हैं, और वही स्थिति कांग्रेस के और नेताओं की रहती। तो उन्होंने चुनाव को, उत्तर प्रदेश के चुनाव को, गुजरात के चुनाव को गंभीरता से लिया ही नहीं। इवन और चुनाव को भी, उत्तर प्रदेश की बात होती है तो उत्तर प्रदेश के चुनाव को भी गंभीरता से नहीं। जैसा कि आपने उत्तर प्रदेश नाम लिया तो आज जिक्र कर दूं कि उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की हालत है, आपने देखा। हाँ, सिर्फ 1 सीट। हाँ, और इतने प्रचार वहाँ भी चुनाव प्रचारों में कहाँ दिखे? प्रियंका गांधी दिख रही थी, राहुल गांधी का कहीं नजर नहीं आ रहे थे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का भी आज रिजल्ट आया। हिमाचल प्रदेश में यही कहा जा रहा है कि वहाँ मोदी जी का चेहरा चला और यहाँ मोदी जी का चेहरा क्यों नहीं चला। तो सवाल वही है ना
आप वहाँ जाके उनके घर में उनको लेकिन हिमाचल प्रदेश में अगर बात करते हैं तो वहाँ पर बीजेपी 2-3 सीट पे थोड़ी हो गई है जी, वो भी देखा है तो 49 और 51 का फिर है, ज़्यादा गैप नहीं है, लेकिन वहाँ भी अभी तो रुझान ही चल रहा है। लेकिन जहाँ तक मेरे ख्याल अगर सत्ता बन भी गई तो बीजेपी कट्टुकट एकदम है। छोटे राज्य हैं, छोटा राज्य है वो, वहाँ वोटों का मार्जिन बहुत कम होता है। वहाँ भी हालांकि आपने कोशिश की लेकिन आपको 1% के लगभग वोट मिला है। आप तो आपने खाता नहीं खुला, लेकिन आपने जिस गंभीरता से चुनाव लड़ा है उस गंभीरता से कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा। इसका सबसे बड़ा कारण जो है बीजेपी की जो शानदार जीत और कांग्रेस की जो शर्मनाक हार हुई है गुजरात में, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कांग्रेस ने उसको गंभीरता से लिया ही नहीं। सर गंभीरता से नहीं लिया है, लेकिन इसका परिणाम तो लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा, क्योंकि अभी गुजरात का जिस तरह से एक एनर्जी मिला है गुजरात से, हालांकि उनकी सत्ता थी 99 ही थी, लेकिन 99 से 150 प्लस जाना ये तो बहुत बड़ी एनर्जी आ गई है। जी बिल्कुल, इसका फर्क तो लोकसभा में पड़ेगा। बिल्कुल तो पड़ना कांग्रेस है। ने इसको क्यों इतना लाइटली लिया? इसके पीछे क्या 55% वोट बीजेपी के पाले में गए हैं। 55% रिकॉर्ड वोट हैं सर। इतना वोट कभी बीजेपी के पाले में गुजरात में गया नहीं। इतनी सीटें भी और वो वोटों से सीटें भी बहुत बड़ी संख्या में तब्दील हुई हैं। तो वो कांग्रेस की कहाँ कमजोरी है? कांग्रेस ने केवल देखिए, कांग्रेस का एक दलित, मुस्लिम और आदिवासी वोटर कांग्रेस के साथ रहता था, उसके बाद और पटेल वोट जो और पिछड़ी जातियां कांग्रेस के साथ थी, तो वो थे पिछड़ी जातियां बहुत तेज़ी से मजबूती से होकर वहाँ उभरी, और उच्च समाज जो है 30% गुजरात में काफ़ी बड़ी संख्या में है, वो बीजेपी के साथ गया है। लेकिन सबसे बड़ी अस्मिता का मुद्दा है, उन्होंने विकास का मुद्दा चलाया। प्रधानमंत्री 55 किलोमीटर रोड शो करते हैं एक दिन में। पूरा कुनबा लगा रहता है, सारे प्रवक्ता, सारे उनके नेता, सारे मंत्री एक सीटों पर वो ध्यान देते हैं। इवन कहीं आप ही बता रहे थे कि चुनाव होने के बाद भी कि जो अमित शाह जी हैं वो हर उम्मीदवार से बातचीत कर रहे थे, उसका गणित बिठा रहे थे। तो मतलब जिस तरह से मैनेजमेंट रहा, एकदम कलेक्टिव मैनेजमेंट जो है, वो किसी के ऊपर सौंपा नहीं, उन्होंने खुद इसमें खुद इन्वॉल्व हुए। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारा मंत्रिमंडल, इवन पूरा कार्यकर्ता संगठन, ये चुनाव बताइए इतने सत्ता रही। भूपेंद्र पटेल सीएम हैं वहाँ के। जब मुखिया ही आ जाता है मैदान में, और मुखिया तो सभी लोग काम करने ही लगते हैं। स्वाभाविक है, मुखिया लग जाता है। और वो भी मुखिया, उनको दिखाना था कि गुजरात का मैं हूँ, गुजरात मेरी अस्मिता है, गुजरात मेरी होम पिच है। और होम पिच पे जब आप रिकॉर्ड बनाते हैं तो उसका असर सारे देश पर पड़ता है, सारे अगल बगल के राज्यों पर भी पड़ता है। आने वाले चुनाव में हैं, राजस्थान में हैं, इधर मध्य प्रदेश में भी इलेक्शन है, छत्तीसगढ़ में है, कर्नाटक में है, तो इसका असर निस्संदेह रूप से पड़ेगा। इवन पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र जो सबसे प्रमुख राज्य है, इस पर आने वाले चुनाव में इसका असर आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी मैं 2 दिन पहले ही अमित शाह का इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा था कि पिछले चुनाव में 99 रिजल्ट जो आए थे उसमें पटीदार आंदोलन जो है, जो बड़े बुरी तरह से घुसाया गया था, उसका इस बार असर नहीं रहेगा। उन्होंने कहा था कि 127 यानी जो सीट पहले का जो रिकॉर्ड है हमारा, उससे आगे जाएगी, लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि 150 आएगी। नहीं, वही कह रहा हूँ ना, वो 127 उनके मैनेजमेंट का हिस्सा था। अमित शाह का मैनेजमेंट इस देश में सबसे बड़े रणनीतिकार इस समय इलेक्शन का अगर कोई है भारत देश में तो अमित शाह जी हैं। उनकी रणनीति बिल्कुल सही है। 127 तो ये हुआ, बाकी तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने 25-30 से सीट ऐसे बढ़ा दी मोदी जी को रावण कह के। आप वही कह रहे हैं, आप किसी के घर में जाकर अगर किसी के खिलाफ बोलते हैं और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो निस्संदेह वो उल्टा उसका रिएक्शन होता है। तो गुजरात जो है, गुजराती समाज ने, गुजरात के जनता ने मोदी को उन्होंने रखा है, मोदी प्रधानमंत्री हैं देश के, वो हमारे हैं, तो उसका बहुत बड़ा असर पड़ा है सर।
क्या लगता है ये चुनाव के बाद जो है वहाँ का डेवलपमेंट तो आखिर फिलहाल तो डेवलपमेंट वहाँ का दिखाया जाता है, लेकिन आगे किस तरह असर पड़ेगा इसका गुजरात के? नहीं, गुजरात का रोल मॉडल जो है, इस रोल मॉडल पे गुजरात, बुलेट ट्रेन भी गुजरात से मुंबई आ रही है, तो ये क्या बुलेट ट्रेन जो है मुंबई आके भी गुजरात मॉडल बनाएगी महाराष्ट्र को? नहीं, निस्संदेह देखिए गुजरात का विकास हो रहा है। मैंने अभी देखिए, मैं रेलवे के कई अधिकारियों से मिलता हूं, अभी रेलवे के जितने रेलवे स्टेशनों के रीडेवलपमेंट प्लान है ना, सारे के सारे, अभी मैं 3 दिन पहले जीएम से मिला पश्चिम रेलवे के, मैंने उनसे सवाल किया कि ये सारे के सारे स्टेशनों के रीडेवलपमेंट प्लान गुजरात में ही दिखते हैं। पश्चिम रेलवे 4 राज्यों से गुजरती है, लेकिन सबसे ज़्यादा चाहे सूरत हुआ, चाहे भरूच हुआ, चाहे अहमदाबाद हुआ, गांधीनगर हुआ, ये सारे के सारे, उधना, ये सारे के सारे इनके स्टेशनों के इतने अच्छे रीडेवलपमेंट प्लान बनाए जा रहे हैं, वहाँ विकास हो रहा है। अभी फिलहाल देखिए पिछले दिनों मुद्दा बहुत तेज़ी से हिला था कि ये यहाँ का महाराष्ट्र का निवेश उठकर गुजरात में जा रहा है। देखिए वो साबित होता दिख रहा है, वो दिखाना चाहते हैं, वो ये भी दिखाते हैं, वो कह रहे हैं ना, एक एजेंडा उनका सामने का एजेंडा विकास का तो है ही है, लेकिन पीछे पीछे उनके समाज को जोड़ते हैं, वो अस्मिता से जोड़ते हैं, प्लस जातिगत और धार्मिक ध्रुवीकरण होता है। तो इससे एक अलग माहौल बनाने की कोशिश बीजेपी करती है और उसमें वो सफल होते हैं। तब अब बारी आती है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र को किस नज़र से देख रहे हैं आप? देखिए महाराष्ट्र, अभी 1 साल ज़्यादा नहीं, 1 साल ही बचा है महाराष्ट्र चुनाव। महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत ज़्यादा अंतर तो हम नहीं कह सकते इस समय। देखिए दोनों पड़ोसी राज्य हैं, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां थोड़ी अलग हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जो मेहनत, जो प्रधानमंत्री की जो छवि गुजरात में है, वही छवि महाराष्ट्र में हो। महाराष्ट्र में एक फर्क दिख रहा है कि जैसे वहाँ पर गुजरात में बीजेपी के सामने जैसे आप थी और कांग्रेस थी, दोनों नहीं टिक पाई, लेकिन महाराष्ट्र में तो दिग्गज नेता शरद पवार जी हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल, और शिवसेना है, बहुत बड़ी पार्टी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनको टक्कर उन्होंने शिवसेना को भी दो फाड़ करने की कोशिश की। शिवसेना में दो फाड़ हुआ, इसका रिजल्ट सबके सामने है। आज एकनाथ शिंदे साहब राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो भी उनका मूल शिवसेना ही है, लेकिन इसके बावजूद भी शरद पवार जैसा नेता, शरद पवार जैसे दिग्गज नेता रणनीतिकार उद्धव जी के साथ हैं। कांग्रेस की भी बहुत खराब पोजीशन, गुजरात जैसी पोजीशन कांग्रेस की महाराष्ट्र में बिल्कुल नहीं है। इवन आप देखिए महाराष्ट्र की कांग्रेस ने बहुत विपरीत परिस्थितियों में भी कांग्रेस का साथ दिया है। जब कांग्रेस पूरे देश में हारती रही, फिर भी एक अच्छी स्थिति या कमज़ोर ही स्थिति कहिए, लेकिन एक स्थिति बनी रही कांग्रेस की। आज भी कांग्रेस की इतनी बड़ी ज़्यादा पार्टियां फिर भी 50 के आसपास कांग्रेस विपरीत परिस्थितियों में लाती हैं। तो कांग्रेस की विचारधारा यहाँ नीचे तक है, लेकिन यहाँ के रणनीतिकारों में और गुजरात के रणनीतिकार में मोदी और शाह का गुजरात जैसे कहा जाता है, तो मोदी और शाह का महाराष्ट्र नहीं कहा जा सकता। महाराष्ट्र में बहुत सारे पार्टियाँ हैं और बड़ी मजबूती के साथ विचारधाराएं हैं, मजबूती के साथ वो अपना अपना स्थान बनाए हुए हैं, वो अपना अपना वोट शेयर है उनका। अभी देखिए वंचित आघाड़ी जो है वो भी इनकी आघाड़ी में जुड़ने की कोशिश कर रही है, उसका भी काट बीजेपी निकालने की कोशिश करेगी। इस संदेह इसमें मैनेजमेंट का ही हिस्सा है वो। ये आजकल का चुनाव जो है केवल सर विचारधारा के आधार पर नहीं, ये मैनेजमेंट पे चुनाव लड़ा जाता है। वीडियो में चर्चा किया था कि जी फडणवीस और एकनाथ शिंदे एक हो जाए, बाकी सब अकेले पूरा एक हो जाए जी, तो इनको तो मुश्किल हो जाएगी। फिर भी मुश्किल हो जाएगी, बिल्कुल मुश्किल हो जाएगी। अगर ये कांग्रेस, राष्ट्रवादी या बहुजन जो वंचित आघाड़ी है और शिवसेना अगर एक साथ आ जाएं तो इनके लिए चुनाव जीतना मुश्किल होगा। लेकिन परिस्थितियां होती हैं, कहीं ऐसे जगहें हैं कि वहाँ पे नहीं आ पाएंगे, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उनकी विचारधाराओं में इतना अंतर है अंदर। अब जैसे कांग्रेस और शिवसेना कितनी विपरीत विचारधारा थी राजनीति में, हालांकि संभव है, ठीक है कि दो विपरीत विचारधाराओं के लोग कभी कभी एक साथ आ जाते हैं, लेकिन जनता उनको कितना स्वीकार कर पाएगी, वोटर कितना स्वीकार कर पाएगा, इस पर काफ़ी चर्चा हो सकती है आगे। लेकिन गुजरात की जहां बात की, वहां तो सीधे गुजरात कांग्रेस और आप बीच में था, बस बीच में आप था, आपने अपना स्थान भी बना लिया, बीच में जाके स्थान बनाया, लेकिन कांग्रेस और बनाम बीजेपी ही हुआ है, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ ही वहाँ लोगों ने मतदान किया है और बीजेपी को उन्होंने बहुत बड़े
स्तर पर ले जाकर खड़ा कर दिया है और यहाँ पे बीजेपी की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। जितने बड़े स्तर पर बीजेपी की और जिम्मेदारी बनती है कि गुजरात की अस्मिता को वो किस तरह कायम रख पाएंगे। मिश्रा जी, ओवरऑल चर्चा करेंगे कि गुजरात तो इनका होम पिच था, आ गया जी। हिमाचल प्रदेश वो तो हर साल हर चुनाव में बदलाव होता है, वहाँ बदलाव हो जाएगा। जी वहाँ अब एमसीडी जो है दिल्ली वहाँ भी भाजपा जो 3 बार थी, इस बार नहीं आ पाई। तो ओवरऑल क्या कहेंगे भाजपा के परफॉर्मेंस और बाकी लोगों के परफॉर्मेंस के ऊपर, क्योंकि इसको सब मिला के कैलकुलेट अभी होगा तो लोकसभा चुनाव के दिन की तैयारी होगी। जैसा मैंने कहा कि भाजपा का जो परफॉर्मेंस है, उनका परफॉर्मेंस देखिए वो सत्ता में है, एंटी इनकम्बेंसी भी सत्ता के खिलाफ होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो चुनावी मैनेजमेंट है, जो अपना सब कुछ झोंक देने की उनकी मंशा रहती है, जो उनकी ताकत रहती है, वो उन्होंने हर चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। वो सोशल मीडिया हो, टीवी हो, अखबार हो, अपने कार्यों में उनके पास सबसे बड़ा चेहरा जो है मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी। उस चेहरे को लेकर चेहरे पर ही चुनाव लड़े जाते हैं। आप देखिए कि इसके पहले अटल बिहारी जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया था, बिल्कुल। इंदिरा जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता था, जवाहरलाल नेहरू के चेहरे पर, एक नेता के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है और उसका असर पड़ता है। लेकिन उसके साथ साथ उसकी टीम कितना परफॉर्मेंस करती है। बाला साहेब के चेहरे पर चुनाव लड़े गए हैं। शरद पवार भी अपनी, शरद पवार और एनसीपी, शरद पवार को हटा दिया जाए एनसीपी से तो आधा बच जाता है। तो वो चेहरा बहुत महत्वपूर्ण होता है। चेहरे पे चुनाव लड़े जाते हैं और चुनाव लड़े जाते रहेंगे, लेकिन हाँ हारते भी हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो मैनेजमेंट है, उस चेहरे के साथ साथ किस तरीके का मैनेजमेंट है, किस तरीके के लोग साथ में जुड़े हैं, किस तरह की उनकी भूमिका है और मुद्दों पर भी चुनाव लड़ा जाता है। कि ये सारी चीज़ जब कलेक्टिव एफर्ट पे आएगी तो यहाँ इस समय इसलिए बीजेपी आगे दिख रही है कि उनके सारे चेहरे, उनके मुद्दे, उनके एफर्ट, उनके जो रणनीतिकार, ये सारे जब इकट्ठा होते हैं तो अपने आप जैसे एक टीम भावना से उसका रिजल्ट मैच खेलते हैं तो उस मैच में उनकी जीत तय होती है। धन्यवाद सूर्य प्रकाश मिश्रा जी। तो ये थे सूर्य प्रकाश मिश्रा जी, नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार मुंबई से, और हम एनालिसिस कर रहे थे गुजरात चुनाव पर। हमारा चर्चा आपको कैसा लगा, आप भी अपने कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जो है लिख सकते हैं, और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।